नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि बंसल हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन है। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी के बारे में और उसके उपचार के बारे में जानेंगे डॉक्टर पंकज से। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं डॉक्टर पंकज सिंह से। सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि डिमेंशिया क्या बीमारी है? जी, डिमेंशिया एक मन की बीमारी है जिसके अंदर हमारे मन को अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं, जिसमें भूलना एक कॉमन फंक्शन है। तो भूलना हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में जो जो हम काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि नहीं कल क्या प्रोग्राम है, बाद में कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, फोकस रख रहे हैं, कंसंट्रेशन रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक सुचारू रूप से चलती रहती हैं। और डिमेंशिया जो बीमारी है वो इनमें से किसी एक को या मल्टीपल फंक्शंस को अफेक्ट करती है, तो इसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जान सकते हैं कि डिमेंशिया भूलने की बीमारी को आमतौर पर कहा जाता है। जी। इसके प्रकार होते हैं या सिर्फ सिंगल स्टेज पर होती है? जी, डिमेंशिया एक इसके कई तरीके के प्रकार हैं। हमको ये बहुत डिटरमाइन करना ज़रूरी रहता है या पता करना बहुत ज़रूरी रहता है कि ये क्यों हुआ है, इसके कारण क्या हैं। तो प्रकार और कारण ये दोनों डिपेंड करता है कि हम जब आपको पेशेंट को एग्जामिन करेंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन से कारण हैं। तो कुछ जो डिमेंशियाज़ होते हैं वो न्यूरो डीजनरेटिव डिमेंशियाज़ होते हैं, मतलब ब्रेन की एजिंग की वजह से आने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ डिमेंशिया। इसके अलावा कुछ होते हैं नॉन न्यूरो डीजनरेटिव डिमेंशिया, मतलब अब ये एजिंग की वजह से नहीं हो रहे, ये कोई और कारण की वजह से हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपके दिमाग पे बार बार चोट लगते रहे तो हम उसको क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। अगर दिमाग के अंदर धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है जिससे प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो भी आदमी के भूलने की समस्या, चलने में समस्या या रिकॉल में समस्या, कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन कर पाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो सबड्यूरल हेमेटोमा बुढ़ापे में कई बार देखा जाता है, जो लोग स्पेशली ब्लड थिनर्स पे हैं, तो ये भी एक टाइप का डिमेंशिया के जैसे प्रेजेंट करता है। अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, तो भी सीवियर अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आपको डिमेंशिया के रूप में ये प्रेजेंट कर सकता है। आपको इन्फेक्शंस हैं, जैसे कोई एक CJD करके एक बीमारी होती है जो एक इन्फेक्शंस की वजह से होती है, HIV या सिफिलिस, ये भी कुछ बीमारियां हैं जो कि हमको एक डिमेंशिया की तरह प्रेजेंट करती हैं। तो हमारा डिमेंशिया डीजनरेटिव है, दिमाग के डीजनरेशन जो एज की वजह से आ रही है, और नॉन डीजनरेटिव है जो कि कई बार अगर हम उसको पता कर लें तो रिवर्सिबल है। तो इस तरीके से हम डिमेंशिया को दो भाग में डिवाइड करते हैं और इसके प्रकार हैं। साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि इसके कारण क्या कुछ हो सकते हैं। प्रमुख तौर पर आप किस तरह से देखते हैं कि डिमेंशिया की बीमारी हो जाती है, या एक्सीडेंटल केसेस में भी क्या डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है? जी, इसके कारण जो आपने जो पूछा, पहला वाला जो मैं बता रहा था डीजनरेटिव, तो ये एज रिलेटेड है। तो जैसे एज रिलेटेड जो डिमेंशियाज होते हैं उनमें सबसे कॉमन टाइप है अल्जाइमर्स डिजीज़। लगभग 60 से 80% लोगों को मोस्ट कॉमन जो डिमेंशिया होता है वो अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसमें भूलने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन उसके साथ साथ आदमी को विजुअल स्पेशल डिसोरिएंटेशन, मतलब वो कहाँ पे है इसमें भी डिसोरिएंट हो जाएगा, वो अपना धीरे धीरे वो अपनी रूटीन एक्टिविटी करने में गड़बड़ाने लगेगा। तो ये एक कारण है। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक मोस्ट कॉमन प्रकार है और इसका कारण यही है कि हमारे दिमाग में कुछ कोशिकाएं अपनी उम्र से जल्दी ख़राब होने लगी हैं। ये ज़्यादातर जेनेटिक डिटरमाइंड होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके परिवार में डिमेंशिया की बीमारी चली आ रही है तो आपको भी होगी ही होगी। और इसके कुछ कारण हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हैं और वो भी शोध का विषय हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ के साथ साथ कोई पार्किंसंस एसोसिएटेड डिमेंशिया होता है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है, इस तरीके से कुछ डीजनरेटिव डिमेंशियाज भी हैं। तो इसके कारण कई बार हम पता नहीं कर पाते, कई बार इसके कारण पता चल जाते हैं। आपने बोला ट्रॉमेटिक, मतलब चोट लगने की वजह से डिमेंशिया। यस, हमारे को चोट लगने की वजह से डिमेंशिया होती है। अगर इंग्लिश एक मूवी है जिसके अंदर बताया गया है कि बॉक्सर जो है वो अपने प्रोफेशन की वजह से बार बार उसके सर पे चोट लगती गई और धीरे धीरे वो डिमेंशिया का शिकार हो गया।
तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ऐसा हो रहा है तो हो सकता है। अगर आपको सर में कभी चोट लगी है, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन धीरे 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 दिमाग में ब्लड का रिसाव होते गया और फिर प्रेशर बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से आपका डिमेंशिया सेट इन हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया रिसाव होने लग गया ब्लड में, वो रिवर्सिबल हो गया, उसका ब्लड निकाल दिया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम डॉक्टर्स रिवर्सिबल, जब भी डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई रिवर्सिबल कारण है क्या, कोई ऐसा कारण है क्या जिसको हम ढूंढें और रिवर्स कर दें तो पेशेंट ठीक हो जाए। नहीं तो फिर वो डीजनरेटिव डिमेंशिया कहलाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम कर नहीं पाते, लेकिन हाँ दिमाग की ख़राब होने को स्लो कर सकते हैं हमारी दवाइयों से। बिल्कुल, यानी कि ग्रेजुअली ये बीमारी अटैक भी कर सकती है माने तो। और साथ ही अगर एज फैक्टर की बात की जाए, क्या यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि कॉमनली बुढ़ापे में ही ये बीमारी ज़्यादा होती है या छोटे उम्र वालों में भी हो सकती है? जी, सो अल्जाइमर्स डिजीज़, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, ये दोनों कंडीशंस ज़्यादातर बुढ़ापे में आती हैं। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ लगभग 55-60 के आसपास आती है। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया जो है वो लगभग 50-60 से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको रिवर्सिबल कारण या मैंने जैसे बताया नॉन डीजनरेटिव भी होते हैं, मतलब दिमाग एजिंग की वजह से नहीं आए, ऐसे भी डिमेंशियाज होते हैं। जैसे आपको बार बार दिमाग में स्ट्रोक होते चले जा रहे हैं, तो आपके हम समझ सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता, भूलने की प्रॉब्लम ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दिमाग में डैमेज हो रहा है। तो ये ऐसे पेशेंट्स अर्ली एज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही अल्जाइमर्स डिजीज़ अगर जेनेटिक कारणों की वजह से हुआ है, जिसमें कुछ जीन्स हमको हमारी स्टडीज़ में हमें पता है, तो ये पेशेंट्स नॉर्मल जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है उससे जल्दी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जी, डिमेंशिया अगर अर्ली एज में हो रहा है तो आइदर वो जेनेटिक कारणों से हो सकता है, या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिवर्सिबल कारण की वजह से हो रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है जिसको करेक्ट करने से वो ठीक भी हो सकता है। बिल्कुल, साथ ही इस बात का जिक्र भी करना चाहूँगी, कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की शिकायत होती है। क्या इस तरह की बीमारी आगे जाकर डिमेंशिया को कॉज कर सकती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है या इमीडिएट मेमोरी लॉस है, ये डॉक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। पेशेंट्स को खुद नहीं सबसे पहले तो समझना चाहिए कि मेरे को किस टाइप का मेमोरी लॉस हो रहा है। आइडली अगर हम देखा जाए तो इमीडिएट मेमोरी लॉस हम उसको बोलते हैं जिसमें आपको कोई मैंने चीज़ बताई और आप तुरंत भूल गए। मैंने अभी चाय पिया और मैं बाहर जाके भूल गया कि मैं चाय पिया हूँ। वैसे ही रिसेंट मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उसको बोलते हैं जैसे सुबह मैंने नाश्ता किया लेकिन मैं भूल गया हूँ, मैं किस रास्ते से आया हूँ वो मैं भूल गया हूँ। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस डेफिनेटली एक इमीडिएट मेमोरी लॉस तो होना कॉमन है, लेकिन इमीडिएट मेमोरी लॉस होना चिंताजनक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होना भी चिंताजनक है। ऐसे पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो होता है वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ही शुरू होता है और वो चिंताजनक विषय है। अगर किसी को भी हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत रहती है। चलिए, इसी बीच एक कॉलर योजना हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। योजना, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर पंकज से। जी बताएं। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं दैनिक कामकाज में भी मुझे ये क्या डिमेंशिया का ही वो है। दैनिक कामकाज में मैं जैसे उसके पास में बैठी हुई हूँ, जिसके अपना काम दैनिक कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो जस्ट मैंने सोचा कि मुझे फ्रिज से ये निकालना है, तो मैं जब फ्रिज के पास आती हूँ तो 2 मिनट में मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या वो करना है, क्या निकालना है। तो 2 मिनट के लिए जो मेमोरी लॉस हो जाता है, इसके हम क्या उसको मेमोरी लॉस को वो करने के लिए, कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय करें? जी, आपने बहुत एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसका मैं आपको आंसर ये ऐसे देना चाहूँगा कि आप जब वापस फ्रिज के पास गए, आप भूल गए कि आप किस लिए आए थे, लेकिन जब आप वापस किचन में गए, अपना जो भी काम जो आपका फंसा हुआ था जिसके लिए आप फ्रिज में आए, तो आपको याद आ जाता है कि अरे मैं तो ये ले जाना भूल गई। तो बेसिकली डिमेंशिया को हम भूलने की समस्या को हमको डिमेंशिया तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि वो आपको डिसेबल नहीं कर रही है कि आप अपने काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई छोटे मोटे हिंट से या कोई छोटे मोटे नुस्खे से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अपनी चीज़ें याद रख सकती हूँ और मेरा रोज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, मैं किसी और पर डिपेंड नहीं हो रही हूँ अपने दिमागी समस्याओं की वजह से, तब तक उसको हमको डिमेंशिया नहीं बोला जाना चाहिए। इसको हम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं, या फिर जो बहुत कॉमनली देखा जाता है कि अगर हम
कहीं पे और कंसंट्रेट कर रहे हैं तो फिर हमारे भूलने की समस्या बढ़ जाती है। जैसे मैं एज अ डॉक्टर, मेरे पास दिमाग में बहुत सारी पेशेंट्स और बीमारियों और पढ़ाई और प्रेजेंटेशंस के बारे में मेरा दिमाग हमेशा बिजी रहेगा, लेकिन मेरे को बच्चे की फ़ीस नहीं भरी, ये मेरे दिमाग से उतर सकता है। बच्चे का क्या होमवर्क था, मेरे को जो सुबह मैंने सोचा था शाम को मैं भूल गया कि क्या कराना था, तो ये मेरे को डिमेंशिया नहीं कहलाएगा। इसको मैं बोलूँगा कि मैं अपना समय कहीं और दे रहा हूँ, अपने दिमाग का समय, इसके लिए मैं ये भूल रहा हूँ। तो इसको हम डिमेंशिया नहीं बोलते, इसको प्रायोरिटाइजेशन बोलते हैं। दिमाग जो होता है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटी देता है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आप यूजुअली याद रखते हो, तो आपको डिमेंशिया नहीं है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आप वो भूलने लग गए, तब आपको डिमेंशिया होने की संभावना है। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है जो आप बता रही हैं। बिल्कुल, चलिए शायद योजना को उनका जवाब मिल गया होगा। और इसी तरह की बीमारी से जुड़ा मैं सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल स्ट्रेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई है और यूजुअली रूटीन में भी काफ़ी डिफरेंस आए हैं लोगों के। इतना स्ट्रेसफुल रूटीन हो गया है कि लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को आम तौर पर भूलने लगते हैं। तो पहचाने इस बीमारी को किस तरह से कि डिमेंशिया ही है या एक नॉर्मल मेमोरी लॉस है? सही बात है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप इसको पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस याद रखना है कि अगर आपको किसी ने कुछ वापस से याद दिला दिया या आप वापस से अपनी जगह पे गए और आपको याद आ गया, तो वो शॉर्ट क्यूज जिसको हम बोलते हैं, इससे अगर आपको चीज़ें वापस आ जा रही हैं दिमाग में, तो फिर ये डिमेंशिया नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके काम रुकने लग गए, बार बार आप काम रुकने लगे, आपको लॉसेज होने लग गए, आप छोटे छोटे कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स करने लग गए जो आप पहले नहीं करते थे, और आपको किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है, ये 2-3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, अगर हम लग रहा है कि इन सारी चीज़ों में हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर्स उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कई बार छोटी मोटी चीज़ें ही हमको नुकसान करती हैं, जैसे विटामिन B12 की बहुत डेफिशिएंसी है, या सोडियम की बहुत कमी हो गई है, या फिर थायराइड हमारा बहुत कम हो गया है। ये छोटी मोटी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके भी डॉक्टर्स इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आपको रिवर्सिबल डिमेंशिया हो रहा है, या कोई घबराने वाला डिमेंशिया बिल्कुल भी नहीं है, या फिर एक सिग्निफिकेंट डिमेंशिया हो गया है जो कि लाइलाज है। बिल्कुल, और जिस तरह से मुख्य तौर पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, देखने में लग रहा है कि दिमाग की ही बीमारी है, लेकिन क्या ये बीमारी शरीर के अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकती है? जी, ये बहुत पॉसिबल है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो डिमेंशियाज होते हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ रिलेटेड डिमेंशिया या एटिपिकल पार्किंसंस के साथ होने वाले डिमेंशिया, जिसमें शरीर के साथ हमारे और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें चलने में स्लो होना, बार बार गिरने का संभावना होना, यूरिन की प्रॉब्लम्स होना, ये कॉमन है। इसके साथ ही कई बार डिमेंशियाज जो होते हैं वो किसी जैसे थायराइड और B12 और अल्कोहलिज्म की वजह से हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके शरीर पे भी दूसरे उसके इफेक्ट होते हैं। अल्कोहलिज्म की वजह से लिवर भी ख़राब हुआ है, दिमाग भी ख़राब हुआ है। वैसे B12 की वजह से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, पैरों में हाथों में झंझनाहट रहती है। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्यूज़ होते हैं, जिससे हम टाइप ऑफ डिमेंशिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है। तो हमारे को ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम दिमाग के साथ साथ शारीरिक क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुई है इनको ढूंढें। तो डॉक्टर्स हमेशा ये करेंगे, और आप भी जब अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपको भूलने की समस्या हो रही है और आपको लगता है कि शरीर में आपके कुछ और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये डॉक्टर्स को बताएं, जिससे उसको आइडेंटिफाई करने में, इन्वेस्टिगेट करने में और ट्रीट करने में आसानी होगी। बिल्कुल, और इस बीच एक कॉलर ब्रजेश हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। ब्रजेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर पंकज से। जी मैडम, ये मेरी वाइफ है, इनको एक पुरानी चोट लगी थी सर में, और इनकी उम्र लगभग 35 साल है। ये हर चीज भूल जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। क्या भूल जाती है? कोई भी चीज, छोटी मोटी चीज रख के, कोई बात करके घंटे 2 घंटे बाद वो दिमाग से निकल जाती, इस तरह का ये। हाँ, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि वो अपने इस भूलने की वजह से अब उसको दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है, या खाना बिल्कुल नहीं बना पा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम वाम सब करती हैं। बच्चे का ध्यान नहीं दे पा रही हैं, बच्चा जो है उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रही हैं, उसका देखभाल नहीं कर पा रही हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी ये अगर कोई चीज़ उन्होंने कहीं पे रख के भूल गई कि वो कहाँ रखी थी, ये कॉमन है, इसके लिए मत परेशान होइए। ये अगर वो
डिपेंडेंट होने लगें तब परेशान होइए। ये कोई घबराने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके लिए आप चाहें तो एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं, हम उसको और देख लेंगे कि इन्वेस्टिगेट करके। लेकिन अगर इससे इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो ये भूलने की समस्या नहीं है, प्रायोरिटाइजेशन की बात है। उनके शायद काम बढ़ गए हैं, उनके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए वो छोटी मोटी चीज़ें भूल जा रही हैं। बिल्कुल, चलिए आशा करते हैं कि ब्रिजेश को उनका जवाब मिल गया होगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, विस्तार से समझना चाहूँगी कि इस बीमारी के उपचार क्या कुछ हैं। जी, सो डिमेंशिया मैंने बताया 2 टाइप का है, डीजनरेटिव डिमेंशिया और नॉन डीजनरेटिव डिमेंशिया। डीजनरेटिव डिमेंशिया एज के साथ आने वाला डिमेंशिया है। ये यूजुअली प्रोग्रेसिव रहता है, इसका मतलब वो बढ़ते रहता है। तो अगर हमने डायग्नोस कर लिया है कि हमारे पेशेंट को डीजनरेटिव डिमेंशिया है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया या डीएलबी या डिफ्यूज लुई बॉडी डिमेंशिया, अगर इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स हमने डायग्नोस कर लिए हैं तो इसका रिवर्सिबल इलाज नहीं है, ये बीमारी बढ़ती जाएगी। हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट से इसको हम स्लो कर सकते हैं, इसके प्रोग्रेशन को, इसके बढ़ने को हम स्लो कर सकते हैं। और जो दूसरे मैंने आपको बताया, जैसे वैस्कुलर डिमेंशिया, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस या विटामिन B12 या थायराइड रिलेटेड डिमेंशियाज जो हैं, इनके डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कॉज है वही उसका इलाज है। जैसे B12 की डेफिशिएंसी हुई तो बस आपको B12 देना है, थायराइड की प्रॉब्लम सिर्फ थायराइड देना है। अल्कोहल ज़्यादा पी रहे थे, इसके लिए आप भूलने लग गए हो, अल्कोहल बंद करना है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको देना है। NPH करके एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर दिमाग में जो वेंट्रिकल्स हैं या पानी वाली जगह हैं वो फूल गई हैं, उसका एक छोटा सा सर्जरी करना है, पेशेंट ठीक हो जाता है। SDH मतलब दिमाग में ब्लीडिंग हो गई है, उसकी वजह से हम भूलने लग गए हैं, उसका इलाज करना है। पार्किंसंस रिलेटेड डिमेंशिया, पार्किंसंस का ट्रीटमेंट कीजिए, पेशेंट उससे बेटर होगा, स्लो हो जाएगा उसका वर्सनिंग। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा कॉज क्या है, हमारा ट्रीटमेंट भी डिसाइड होता है। यूजुअली देखा जाता है कि पेशेंट्स लापरवाही बरतते हैं और ऐसी छोटी मोटी बीमारी को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि बीमारी कितनी ज़्यादा घातक आगे जाकर साबित हो सकती है, या क्या कुछ हार्मफुलनेस एक तो पेशेंट के लिए भी या फिर दूसरे परिवारजनों के लिए भी आ सकती है। जी, सो डिमेंशिया बीमारी के अंदर सिर्फ हमको भूलने की समस्या नहीं रहती, मैंने बताया, इससे हमारे शरीर में भी कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे वैस्कुलर डिमेंशिया में स्ट्रोक्स की वजह से हो रहे हैं तो फिर हमको स्ट्रोक्स के लक्षण रहेंगे शरीर पर, और ये जानलेवा नहीं बनेगा अगर आप अपना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ब्लड थिनर्स वगैरह को प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हो, दवाइयों को बराबर ले रहे हो। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ एक डिमेंशिया का प्रकार है जिसमें कुछ परसेंट पेशेंट्स को, 50% पेशेंट्स को सीजर्स होने की संभावना या झटके आने की संभावना रहती है। तो उस केस में एंटी सीजर मेडिकेशंस देने रहते हैं। रेयरली सीजर्स हमको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो पर से डिमेंशिया हमको नहीं करता, हमको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, लेकिन ये कंडीशंस देखी गई हैं कि ये धीरे धीरे बॉडी को भी इन्वॉल्व करती हैं। आदमी धीरे धीरे बेड रिडन हो जाएगा और फिर उसको खाने पीने के लिए दूसरी एरियाज़ भी इन्वॉल्व होने लगती हैं, शरीर के साथ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आदमी बेड रिडन हो जाएगा और फिर उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी खाने के लिए, पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, और फिर धीरे धीरे किसी दिन आइदर कोई इन्फेक्शंस या नेचुरल कॉजेज़ की वजह से आदमी एक्सपायर होता है। लेकिन ये कंडीशन पर से जानलेवा नहीं है, इसके साथ बॉडी में होने वाले चेंजेस स्लोली आदमी को कमज़ोर करते हैं, जो कि जानलेवा हो सकती है किसी कारणवश। बिल्कुल, यानी कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, और इस तरह के लक्षण अगर आपके शरीर में दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द इलाज कराना ही बेहतर होगा। एंजाइटी अटैक्स के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। अगर एंजाइटी अटैक्स किसी व्यक्ति को होते हैं तो क्या वो भी डिमेंशिया से रिलेटेड होते हैं? जी नहीं, एंजाइटी अटैक्स डिमेंशिया से रिलेटेड नहीं होते। कोई डिमेंशियाज़ के जो वैरायटी होती है उसमें हमको एंजाइटी होती है, लेकिन एंजाइटी पर से डिमेंशिया का एसोसिएशन या एसोसिएटेड डिसऑर्डर नहीं है। एंजाइटी के दूसरे कारण होते हैं जो कई बार मन से रिलेटेड या अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो हार्ट से भी रिलेटेड निकल के आते हैं। चलिए, इसी बीच एक कॉलर मोहम्मद शमीम हमारे साथ बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ से कॉल किए हैं। मोहम्मद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मोहम्मद जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पंकज से। चलिए, तो हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, शायद कनेक्शन इंटरप्ट हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम डिमेंशिया पर चर्चा कर रहे थे, अब ये भी जानना चाहूँगी कि इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। जी, सो बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी रोकथाम करें। आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करते हैं तो
ये हमको डिमेंशिया से बहुत प्रिवेंट कर सकता है। अगर आप रेगुलर सुबह वॉक के लिए जाते हैं, रेगुलर शाम को अगर सुबह नहीं जा पा रहे तो शाम को, दिन में आप 1-1.25 घंटा अपने लिए निकालिए, अपना रेगुलर फिटनेस पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप चाहें तो और अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, एक ऐसा देखा गया है कि अगर शिथिल दिमाग है, अगर आप के पास कोई काम नहीं है, सुबह से शाम तक आप बस टाइम पास कर रहे हो, खेत में भी जाके आप काम नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हो, या छोटे मोटे काम देख रहे हो, लोगों को सुपरवाइज कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई मानसिक काम नहीं है, तो फिर आपको डिमेंशिया होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप व्यसन कोई करते हैं, जैसे अल्कोहल लेते हैं या तंबाकू या बीड़ी पीते हैं, तो इन सब को बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग ये सब ज़्यादा करते हैं उनको दूसरे रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की संभावना है, और फिर डिमेंशिया होने की भी संभावना है। तो गलत आदतें बंद करें और जितना हो सके अपने आप को मेंटली और फिज़िकली फिट रखें। बिल्कुल, यानी कि एक हेल्दी रूटीन से आप अपनी सेहत को और ज़्यादा स्वस्थ कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज, एक मिथ भी है जो यूजुअली डिमेंशिया के से जुड़े लोगों में होती है कि क्या डिमेंशिया के साथ इंसान एग्रेसिव होने लगता है? ऐसे कोई केस और ऐसी कोई मिथ जो आपने अपने करियर में सुनी हो, जिसका आप बताना चाहें कि ऐसा नहीं होता है? नहीं, डिमेंशिया में ऐसा देखा गया है कि यूजुअली डिमेंशियाज में हम वायलेंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप के कॉग्निटिव डिस्फंक्शन में, मतलब हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता हो, जैसे मान लीजिए दिमाग में इन्फेक्शंस हैं, तो कुछ इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली हमको सही और गलत पहचानने में डिफ़िकल्टी ला सकते हैं, और जब ऐसी डिफ़िकल्टीज़ के साथ यूजुअली हम लोग वायलेंट हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, और कई बार हम गलत काम कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं किसी को। तो डिमेंशियाज़ का ये एक बहुत छोटा और सिम्टम हो सकता है। आप अगर कोई आदमी ज़्यादा वायलेंट होने लग गया है तो वो उसके बिहेवियर या कोई मानसिक तनाव की वजह से हो सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर डिमेंशिया का लक्षण नहीं है। साथ ही एक सवाल प्रेग्नेंट वुमेन से भी रिलेटेड, अगर माँ को डिमेंशिया है तो कितने चांसेस हैं कि उनके बच्चे को भी डिमेंशिया होगा? ये डिमेंशिया डेफिनेटली एक जेनेटिक बीमारी है, तो अगर माँ को डिमेंशिया है तो बच्चे को होने की संभावना डेफिनेटली है। और ये जो जेनेटिक, ज़्यादातर ये अल्जाइमर्स डिजीज़ के साथ देखा गया है, और वो बच्चों में आने की संभावना 5 से 6% तक की होती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो लोग डिमेंशिया हैं, इस बात से बिल्कुल मत परेशान हो कि बच्चे को भी 100% होने की संभावना है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस लापरवाही ना बरतें और डॉक्टर से जल्द सलाह लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज, कई सारी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की। थैंक यू वेरी मच। तो आज डॉक्टर पंकज सिंह ने हमारे साथ डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी के बारे में कई सारी जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए पल्स न्यूज़ के साथ।